एवरीवन, वेलकम टू फैमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बिफोर आई स्टार्ट विद माय लेक्चर टुडे, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोस। इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल्सो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनको गाइडेंस, हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीजीटी फिजिक्स एग्जाम। चाहे वो आपका यूपी पीजीटी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, फॉर एनी पीजीटी एग्जाम रिलेटेड टू द सब्जेक्ट फिजिक्स, राइट? So do subscribe, do comment and do share the videos with the people around you. For latest updates and notifications आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम फैमेटिक्स लर्निंग हब। आप मेरा फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपी पीजीटी फिजिक्स एंड ऑल्सो फॉर क्लास 11 and 12 physics. So do go join my Telegram channel and like my Facebook page. Links have already been given in the description box. So let us begin with the topic now. तो आज हम बात करने वाले हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो जाननी है वो ये कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन दे दिया जाए या स्टेटमेंट दे दिया जाए रिलेटेड टू स्केलर और वेक्टर। अब आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन एक्चुअली है फॉर दैट क्वेश्चन, करेक्ट है उस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली। तो दैट इज वाई टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। नाउ स्केलर्स और वेक्टर्स का यहाँ पे मैंने डिफरेंस जो है प्रॉपर्ली लिख दिया है जो कि आपको नोट मेकिंग में काफी हेल्प करने वाला है। टॉपिक के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आ सके और वो न्यूमेरिकल्स आपको काफी मदद करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर यूपी पीजीटी फिजिक्स हियर। नाउ सो हियर आई हैव स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सो यू कैन सी द टेबल हियर। अगर मैं बात करूं स्केलर्स की, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, मींस मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वैल्यू की। भाई इनका कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा, ओके? सो दैट इज योर स्केलर। बट अगर मैं वैल्यू के साथ साथ या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करूं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन मैं बात कर रही हूं वेक्टर क्वांटिटीज की। सो ये रहा पहला डिफरेंस, ओके? डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मास की, राइट? अगर मैं बात करूं मास की तो देखिए मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास जो होता है वो सिंपली क्वांटिटी ऑफ मैटर जो किसी बॉडी में मौजूद है ऑलरेडी, दैट द बॉडी और द सब्सटेंस कंटेन्स इन इटसेल्फ। तो मास इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, दैट इज वाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें जो है आपका सिंपली द थिंग इज कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं वेट की, ऑब्वियसली मास और दो वेट में डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं वेट की, वेट जो है किसी भी बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। इवन इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग, द वेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन भी आ चुका है, एज वेल एज वैल्यू तो होती है इसकी अपनी। सो दिस इज व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट मास एंड वेट, एंड ये वेक्टर है और एक इसमें से स्केलर है। सो आपका मास सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, डायरेक्शन नहीं है। सेकेंड थिंग दैट आई हैव, स्केलर के पास सिर्फ उसका वैल्यू ही मौजूद है, तो अगर वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो स्केलर क्वांटिटी भी बदल जाएगी। तो स्केलर क्वांटिटीज चेंज तभी कर सकते हैं जब उनकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, ओके? ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, वेक्टर्स चेंज हो सकते हैं कब कब, या तो उनका मैग्नीट्यूड बदले या तो डायरेक्शन बदले, या दोनों मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों बदले, राइट? या तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों ही आपस में चेंज होते रहे, तब आप कहेंगे कि हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है, ओके? सो दिस इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड यू। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई हैव, ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जब कभी भी आपके पास स्केलर क्वांटिटीज दी हुई होती हैं उनको हम
ऐड करते हैं या चलिए सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, उनका एडिशन जो है वो सिंपली फॉलो होता है सिंपल जो हम मैथमेटिक्स में ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा पढ़ते हैं उन्हीं की मदद से। ओके, हम सिंपली जो है ऐड करते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन की बात आती ही नहीं है। तो सिंपल मैथमेटिक्स में आप जैसे चीज नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे हम फॉलो करते हैं स्केलर्स के एडिशन के तौर पे। बट क्या ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा वाला जो लॉ है मैथमेटिक्स में, क्या ये वेक्टर में भी फॉलो होता है, वेक्टर एडिशन में भी? नो। स्केलर एडिशन अलग चीज है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने दो नंबर्स लिए हैं, 2 लिया और 3 लिया, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा की एडिशन पे, तो ऑब्वियसली आप सिंपली क्या करोगे, 2 + 3 करोगे, नंबर इज गोइंग टू बी 5 हो गया। ओके, या आप सिंपल जब इंटीजर्स पे काम करते हो, आपको दो इंटीजर्स दे दिए गए -2 और -3, आपको कहा गया कि आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, तो ऑब्वियसली व्हाट विल यू डू, -2 प्लस ऑफ -3, तो ऑब्वियसली -2 -3 आपका देगा सिंपली -5 ईयर। तो ये एक सिंपल तरीका होता है मैथमेटिक्स में हम जब इंटीजर्स को या नंबर्स को सॉल्व करते हैं। बट अगर मैं बात करूं वेक्टर एडिशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं कि हम सिंपली भैया हमने एडिशन कर दी। तो वहां पे एक स्पेशल तरीके का एडिशन होता है जिसको कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मैं आपको आगे बताऊंगी आफ्टर दिस कंपैरिजन। तो यहाँ पे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिया गया, 2 दिया गया, मान लीजिए आपको बता दिया गया कि यू कैन टेक एनी एग्जांपल हियर, आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, राइट, v1 v2। अब v1 किसी एक डायरेक्शन में है, v2 किसी दूसरे डायरेक्शन में है। अब आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है कि भाई नेट वेलोसिटी कितनी आएगी। तो आप सिंपली v1 + v2 नहीं करोगे, तरीका होता है, आई विल टेल यू ऑब्वियसली अहेड ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव। भैया एक स्पेशल लॉ बनाया गया है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसी की हेल्प से हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वेक्टर्स को। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हो सकते हैं टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, यहाँ पे आप कहोगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की तो एक डायरेक्शन होती है अपनी, तो क्यों नहीं आपका इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है? वेक्टर नहीं है, इनफैक्ट स्केलर की कैटेगरी में कैसे आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट? तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि वेक्टर होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो है कि भाई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा है डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा जो नियम है वो कि वेक्टर्स जब ऐड होंगे वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ही हो सकते हैं। तो ये जो थर्ड वाला लॉ है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता। ओके, इलेक्ट्रिक करंट आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता, दैट इज वाई ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी बन चुकी होती है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगर मैं कहूँ यूपी पीजीटी या किसी भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको उसमें से हो सकता है एक ऑप्शन दे दिया जाए इलेक्ट्रिक करंट। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये वेक्टर है या ये स्केलर है। तो मैक्सिमम जिनको एक्चुअली नॉलेज नहीं है वेक्टर के बारे में पूरी तरह से, वो मार्क करके आएंगे कोई और ऑप्शन, और वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर मान चुके होंगे ऑलरेडी, तो वहां पे ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट हो चुके होंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो तीसरा नियम जो है वेक्टर का, जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, नहीं फॉलो करता, राइट। दिस इज व्हाट आई हैव। उसी तरह से आपका टाइम है, यू कैन हैव मेनी मोर एग्जांपल्स, आप कमेंट करके बता सकते हो और कौन से क्वांटिटीज वेक्टर्स हैं या स्केलर्स हैं। ना वेक्टर्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं कहूँ वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट खुद आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम का भी अपना एक डायरेक्शन होता है, एंड फोर्स, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अप्लाई किया जाता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, एंड मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिफरेंसेस बता दिए हैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आई होप ये डिफरेंसेस आप जो है नोट कर चुके होंगे, या डेफिनेटली आप इसका एक नोट बना के अपने पास रख लीजिए ताकि आपको इजी हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स ओवर हियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हियर अबाउट योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बहुत सिंपल है, यहाँ पे दो तरीके के आपके आएंगे, दैट इज एक है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो आई थिंक ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम क्या है ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है। I only need to tell you simply what is your vector law of addition. तो पहला वाला है triangle law of addition here. पहला है triangle law, तो बात करते हैं इस चीज की।
देखिए ट्रायंगुलर में ये है कि आपके दो वेक्टर्स यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ओपी, देखिए ये तो पहले तो ओपी जो है ये एक साइड है और इसको रिप्रेजेंट किया है वेक्टर ए से। उसी तरह से पी क्यू इज अनदर साइड जिसको रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर बी से। अब ए और बी का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो हमें इस ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा कंप्लीटली, वो आएगा तीसरे साइड से। तो ये जो आपका तीसरा साइड बनता है दैट इज योर रिजल्टेंट हियर। ओके, तो ये सिंपल एडिशन नहीं कि ए को बी में ऐड कर दिया, नो ये एक फॉर्मूला बनता है इस पे, वो मैं फॉर्मूला अभी आपको बताऊंगी। बस पहले वेक्टर लॉ समझ लीजिए। अगर आपके दो साइड्स हैं ट्रायंगल के जिनको रिप्रेजेंट किया है मैंने दो वेक्टर से, साइड ओपी को ए वेक्टर से, साइड पी क्यू को बी वेक्टर से, तो जो तीसरा वेक्टर होगा दैट इज जो इसका तीसरा साइड होगा ओ क्यू, ये आपका बनेगा रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर ए एंड बी हियर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं दूसरे नियम की, यहां पे आप देख रहे हो पैरेललोग्राम से किस तरह से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ और पहला था आपका ट्रायंगल लॉ। यहां पे देखिए आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। नाउ जो पैरेललोग्राम का ये वाला साइड है दैट इज पी क्यू। पी क्यू साइड जो है उसको रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर ए से और पी एस को रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर बी से। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा, ऑब्वियसली ए और बी जो है ये दो साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, वो आएगा आपके इस डायगोनल से। जब आप डायगोनल बनाते हो, लेट मी जस्ट ट्राई टू जॉइन द पॉइंट्स पी एंड आर हियर। ओके, तो ये जो आपका पी आर, लेट अस मी टेक इट एज आर वेक्टर, मीन्स इस तरह से अगर आपका है सीन तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर वी वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो साइड्स ऑफ योर पैरेललोग्राम, देन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका सिंपली आएगा इसके डायगोनल से। इस पैरेललोग्राम के डायगोनल को ज्वाइन करने पे बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड आर यू विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी हियर। सो यही है नियम, यही है लॉ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंपल एडिशन नहीं है कि 1 + 2 + 3 या कुछ एडिशन कर दिया, बट नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम का लॉ इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करते हैं, सिंपली योर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। नाउ लेट अस सी कि एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है जो आपको याद करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द रिजल्टेंट। यहाँ पे एंगल का भी कुछ खेल है। जब आपके दो वेक्टर्स होते हैं ए एंड बी, उनके बीच में कोई ना कोई एंगल रहेगा ही रहेगा। अब वो 0 है कि 0 से ज्यादा है या 90 है, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेट अस सी कि हम किस तरह से जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या बनता है जिससे हम निकाल सकते हैं आपके रिजल्टेंट की वैल्यू। तो ऑब्वियसली लेट मी टेक टू वेक्टर्स, दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी। अच्छा, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कोई एंगल थीटा है। ओके, नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला। ये दोनों वेक्टर्स जो है ए एंड बी ये इंक्लाइंड है एक दूसरे से एंगल थीटा बनाते हुए। So the formula that will be coming here of the resultant, obviously इससे पहले जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखा था तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट आ रहा था वो कुछ इस तरह से आ रहा था। ऑब्वियसली दिस वाज द रिजल्टेंट हियर। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं ए है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लेते हैं बी है। तो मैंने ए और बी से ये सिंपली मैग्नीट्यूड्स या वैल्यूज हैं। सो रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी, ऑब्वियसली क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, सो आई राइट आर हियर, इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा हियर, थीटा जो है ये आपका सिंपली एंगल है बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। विच वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट, दिस इज व्हाट आई हैव। अब मान लेते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट है वो पहले वाले वेक्टर से कोई एक एंगल बनाता है बीटा। तो tan बीटा का जो फॉर्मूला आपने यूज करना है दैट इज tan बीटा इज योर b cos थीटा,
sorry, you will be having sin theta, b sin theta divided by a plus b cos theta, right? So this is what I have as the formula. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने हैं जब आप कैलकुलेशन या कोई न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हो, न्यूमेरिकल करने वाले हो रिलेटेड टू द रिजल्टेंट ऑफ योर वेक्टर क्वांटिटीज. लेट अस डू वन क्वेश्चन हियर. यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस हैं, फोर्सेस की वैल्यू दी गई है. नाउ द वैल्यूज ऑफ द फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन. तो दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन और 7 न्यूटन के जो कि एक्ट कर रहे हैं एक पार्टिकल पे. ओके, एक पार्टिकल पे ये फोर्सेस लग रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री. तो आपको बताना है कि क्या होगी वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स की. तो यहाँ पे देखिए हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है फाइनली, जो कि है आपका रिजल्टेंट फोर्स. तो ऑब्वियसली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मान लेते हैं कि आपका पहला फोर्स मैंने डिनोट कर दिया F1 से, राइट. यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड सिंपली ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. लेट मी जस्ट सॉल्व इट फॉर यू. पहला आप मान लो F1 है आपका, पहला वाला फोर्स 5 न्यूटन ले लेते हैं आप F1 एज योर 5 न्यूटन्स. दूसरा मान लेते हैं F2 एज योर 7 न्यूटन्स. और ऑब्वियसली मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखिए क्या आएगा. ऑल्सो एंगल क्या है दोनों के बीच में 60 डिग्री. फाइनली cos 60 लेना है. तो देखिए रिजल्टेंट को मैंने डिनोट किया मान लीजिए FR से. अब बाय द फॉर्मूला क्या होगा आपका, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 cos 60 डिग्री. ओके, नाउ थीटा अगर 60 है तो यहाँ लिख ही देते हैं कि cos 60 क्या आएगा, cos 60 की वैल्यू होगी 1/2. अब हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं. लेट अस जस्ट सॉल्व दिस. हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. आपका FR होगा अंडर रूट, अच्छा F1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, F2 का मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू cos 60. अच्छा cos 60 की वैल्यू आ गई है 1/2 हियर, राइट. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू, हमें सिंपली जो है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है दैट वी कैन डू ओवर हियर. सो लेट अस जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. सो यू सिंपली नीड टू कैलकुलेट इट अप. FR is now 5 square is your 25, 7 square is your 49. Okay, now ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा and I am having 5 sevens are that is 35. ओके, नाउ अब अगर आप इसको सम करोगे, इसका सम मैं बताती हूँ क्या आएगा. सो यू आर गोइंग टू गेट इट एज राइट. सो इट इज गोइंग टू बी कमिंग एज 109. सो FR आपका 109 आएगा. जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो 109 का अंडर रूट आएगा सिंपली आपका 10.44. तो अंडर रूट ऑब्वियसली आपको मालूम है कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो. सो इट इज गोइंग टू बी कमिंग एज 10.44 न्यूटन्स. सो द ऑप्शन दैट इज मैचिंग इज योर ऑप्शन सी. तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे आंसर से. सो ऑप्शन सी दैट इज 10.44 इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो कुछ इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है जब हम बात करते हैं रिजल्टेंट की. This is the method that you need to understand. I hope this question is very much clear to you. Let us do another question on this resultant only of vectors. Question में है कि दो vectors हैं. There are two vectors. Okay. दो vectors जो हैं वो equal हैं. दोनों vectors equal हैं एक दूसरे के magnitude में. Means इन दोनों vectors की value same है. अब also have their resultant equal in magnitude of the either. मतलब क्वेश्चन में ये है कि आपके दोनों वेक्टर्स भी इक्वल हैं और उनका जो फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है वो भी इन दोनों में से किसी एक के सिंपली वैल्यू के इक्वल है. मींस तीनों वेक्टर्स जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड में, चाहे मैं बात करूं पहले वेक्टर की, दूसरे वेक्टर की या उनके रिजल्टेंट की. तो आपको बताना है उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होने वाला है बिटवीन बोथ द वेक्टर्स. तो एक काम करते हैं, जो आपका फर्स्ट वेक्टर है मान लेते हैं वो है आपका वेक्टर ए. ओके,
अच्छा, दूसरा वाला मान लेते हैं वेक्टर बी और इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं आ रहा है वेक्टर आर। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप कोई एक सिंगल वैल्यू ले लीजिए तीनों के लिए। तो मान लेते हैं मैंने ले लिया यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू ए है, इसकी भी वैल्यू ए है और इसकी भी वैल्यू ए है। ओके, तीनों की वैल्यू ए है। यू कैन टेक इट बी ऑल्सो, आर ऑल्सो, ये तीनों को कोई भी एक कॉमन वैल्यू ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों की वैल्यू सेम है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, आर इज योर अंडर रूट ऑफ दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओबियसली ये मैग्नीट्यूड ए का बी का प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आई कैन सिंपली पहले तो मैं इस तरह से लिख दूँ एक नोटेशन के तौर पे ताकि उस देन आई पुट द वैल्यूज हियर। ओके, सो आई जस्ट राइट इट सिंपली। पहले मैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर अगर आपका है तो वेक्टर मान लीजिए अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड जब कभी आप रिप्रेजेंट करते हो तो कुछ इस तरह से करते हो, राइट, दिस वे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिख देती हूँ। अच्छा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख ऐसे है, नोटेशन लिखते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ओबियसली फिर हम इनको कॉमन ही पुट करने वाले हैं। नाउ 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एंड देन आई हैव कॉस थीटा। तो हमने यही मान लिया कि भाई दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, क्योंकि आर जो है, आर का भी हम मैग्नीट्यूड ही फाइनली लिख रहे हैं तो आर की जगह भी आपका ए आ जाएगा। अब तीनों की मैग्नीट्यूड ए है तो बस हमें हर किसी की जगह क्या लिखना है, हर वैल्यू की जगह वी नीड टू पुट इट एज ए। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, राइट, ए स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड भी है ए स्क्वायर ही, बी स्क्वायर का इनफैक्ट, प्लस 2 इंटू ए इंटू ए, इसका भी ए है इसका भी ए है तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। अब ऑब्वियसली अल्टीमेटली मुझे कॉस थीटा नहीं सॉल्व करना है कि कॉस थीटा एग्जैक्टली आ कितना रहा है जिससे मुझे मालूम चलेगा थीटा। तो ऑब्वियसली इस थीटा को आपको अंडर रूट से बाहर पहले निकालना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने का एक ही तरीका है कि आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दीजिए। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग से ये होगा कि भाई अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। लेट मी जस्ट रिमूव इट नाउ। सो आई गेट इट एज ए स्क्वायर इक्वल्स टू, अंदर का आप सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, यहाँ आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन है सो आई कैन टेक दिस कॉमन, 2a स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ध्यान से तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट चुका है, यहाँ पे 2 को ट्रांसफर कर देते हैं। सो आई गेट इट एज 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। इस 1 को आप इस तरफ लेके जाओ तो 1/2 -1 हो जाएगा। इन शॉर्ट कॉस थीटा आपका कुछ आएगा इस तरह से, 1/2 में से सब्ट्रैक्ट होगा आपका 1, इसकी वैल्यू आएगी -1/2। सो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2। किस केस में होता है आपका कॉस थीटा -1/2? जब आपका थीटा की वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं, जहाँ पे मुझे मिला है कॉस थीटा आया है आपका -1/2, ये इम्प्लाई करता है कि थीटा की वैल्यू है 120 डिग्रीज। सो थीटा इज योर 120 डिग्री है। दिस इज द आंसर बेसिकली। यहाँ जो मुझे मिल गया है एंड आई कैन सी दिस ऑप्शन बी इज मैचिंग विद माई आंसर, राइट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन बी। सो कुछ इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं यूपी पीजीटी या किसी भी पीजीटी फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम में। तो आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है इसी तरह के क्वेश्चंस को। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट योर स्केलर एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट एंड विल श्योरली फिनिश इट आउट इन अ वेरी डिटेल्ड वे, एंड जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी जितना मैंने आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आप सबसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट टर्न पे विथ सम न्यू टॉपिक।
अंडर ऑब्वियसली स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।